हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला शेफील्ड का मैच, जो कि होने जा रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है एडिलेड ओवल, एडिलेड में। एडिलेड का जब मैंने नाम देखा था तो मैंने इसलिए सोचा था कि ये मैच कवर करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को लगा था कि एरन डल्टन ओवल में मैच होने जा रहा है, जहाँ पर मतलब आपको सारे बैट्समैन, पॉसिबल जो बैट्समैन हैं उनको तो लेना पड़ता ही है। इवन बॉलर्स भी आप जो लेते हैं और वो भी ऐसे बॉलर्स आपको लेने पड़ते हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैच के रिजल्ट आते नहीं हैं, 400-500 रन का कोई मैटर है ही नहीं, मतलब आराम से रन्स बन जाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अगर कैरन डल्टन ओवल में मैच होगा तो नहीं कवर करना है मुझे। लेकिन फिर मैंने नोटिस करा, किसी ने मुझे इन्फॉर्म करा कि शायद ये मैच कैरन डल्टन ओवल में नहीं है। तो मैंने थोड़ा देखा और मैंने देखा कि ये एडिलेड ओवल में होने जा रहा है। ठीक है, एडिलेड ओवल के मैचेस हमने कवर नहीं करे हैं। पिछले सीज़न में एक ही मैच हुआ था, और क्योंकि पिछले सीज़न से ही शेफील्ड के मैच हमने कवर करना स्टार्ट करा है, तो ऑफ कोर्स इस ग्राउंड पे हमने कोई मैच नहीं खेला है। लेकिन अच्छी बात यहाँ का यही है कि कैरन डल्टन ओवल की तरह यहाँ पे डल मैचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसीलिए मुझे लगा है कि ये मैच कवर कर सकते हैं हम, और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, और मैचेस के रिजल्ट्स आने के भी चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं देन कैरन डल्टन ओवल। ठीक है, सुबह हमने मार्च कप का भी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इस मैच के बाद ही वो होने वाला है, मतलब 4 घंटे का डिफरेंस ये भी होगा। वेदर लगभग क्लियर ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वही दोनों टीमें हैं जो कल भी खेल के गए थे, लेकिन वो डिफरेंट ग्राउंड था, डिफरेंट बॉल था, और क्या ही हिस्टोरिकल मैच रहा था, क्या ही हिस्ट्री बनाया था ट्रेविस हेड ने। तो ऑफकोर्स मेमोरीज तो अच्छे रहे होंगे उनके, लेकिन देखना पड़ेगा कि कल से क्या हमें उनसे उम्मीद रख सकती हैं और क्या क्या वो करते हैं। ऑफकोर्स उनके ऊपर फोकस तो ज़्यादा रहेगा ही। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। दोनों ही टीमों का पहला मैच जो था हमने कवर करा था, साउथ ऑस्ट्रेलिया का मैच था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, जो हमने तबीयत से पूरा कवर करा था। क्वींसलैंड का मैच था तास्मानिया से, जो एक जब होना था शेड्यूल डेट जो था, उसके बाद रीशेड्यूल्ड हुआ था, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन के चलते हम उस तरह से डिटेल में कवर नहीं कर पाए थे, टीम वगैरह नहीं दे पाए थे। लेकिन जो भी हो, कवर हमने दोनों ही करा हुआ था। तो आई होप दोनों टीमों के बारे में जो आइडिया मैंने आपको दिया हुआ था, आपको काफ़ी आइडिया है। क्वींसलैंड चैंपियन टीम है और काफ़ी बैलेंस टीम है, जैसा मैंने बताया भी हुआ था, और इस पिक्चर में भी आपको क्वींसलैंड आगे होती हुई दिख रही है। 3-0 से वो आगे हैं, और एक मैच टाई, एक मैच नो रिजल्ट। इस ग्राउंड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी काफ़ी पीछे चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिछले सीजन में एक मैच हुआ, रिजल्ट आया साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ही सही, लेकिन आया। और 2019-20 में एक मैच टाई हुआ था, बाकी 3 मैच रिजल्ट आए थे, जो 4 मैच खेले गए थे। तो मार्च कप की तरह यहाँ पे भी साउथ ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स कुछ इंडिविजुअल चेंजेस उन्होंने करे हैं, और उसके बाद रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक उनके सपोर्ट में आए हैं। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। क्वींसलैंड की तरफ से काफ़ी लंबा लिस्ट आपको बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी दिख जाएगा, लेकिन एक प्लेयर का नाम है। साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो लास्ट मैच हमने कवर करा था, आपको याद होगा कि कोई बॉलर नहीं थे उनकी तरफ से बताने लायक, लेकिन अभी उनकी टीम में एक प्लेयर का इंक्लूजन हुआ है, और वो है ब्रेंडन डॉगेट। ब्रेंडन डॉगेट पिछले सीजन में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे क्वींसलैंड के होकर, माइकल नेसर से भी ज़्यादा विकेट उन्होंने लेके रखा हुआ था। तो बाई एनी मीन्स इस फॉर्मेट में हम ब्रेंडन डॉगेट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वैसे भी क्योंकि कल के मैच में ही उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी, हालांकि रन्स तो फिर भी बड़े थे, शॉट लगाने के चक्कर में लोगों ने विकेट दिया था। जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे उनको विकेट मिला था, तो इसलिए काफ़ी लोग उनको कंसिडर कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ, ये अपने फिर से पुराना टीम के अगेंस्ट में खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो तो काम पे आएगा ही, और इस फॉर्मेट में ब्रेंडन डॉगेट ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्लेयर है। ठीक है, तो ये एक नाम आपके दिमाग में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाना चाहिए। बाकी ये कुछ प्लेयर्स रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ था, जो लास्ट मैच का वीडियो था, अगर आप फिर से चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी हम जा जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। अनलाइक मार्च कप, यहाँ पे कुछ मैचेस हमें मिलेंगे जो एडिलेड में हुए हैं। आखिरी 5 में आपने देखा एक नो रिजल्ट था, तो 4 मैचेस हमारे पास अवेलेबल होंगे जिनको हम थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। उनमें से पहला मैच था ये, ठीक है, 2018 का मैच है, और यही एक लौता मैच है आखिरी 5 में जो इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे हुआ है, एडिलेड ओवल में ही हुआ है। एक और मैच होगा एडिलेड में, लेकिन वो एडिलेड ओवल का मैच नहीं होगा, तो इस मैच का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से। क्वींसलैंड ने यहाँ पर बैटिंग उतना अच्छा उनका नहीं हुआ था। एडिलेड ओवल के पिच के बारे में भी इस मैच से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग भी जाएगा, नोटिस करते रहो क्या हो रहा है। ठीक है, जो बर्न्स आपको दिख जाते हैं, पियर्सन और विल्डरमुथ का परफॉर्मेंस था। लॉयड पोप जिन्होंने यहाँ पर 7 विकेट निकाला हुआ था, सिमिलरिटीज़ काफ़ी हैं। लॉयड पोप ने लास्ट जो हेड टू हेड मैच खेला था, मतलब मार्च कप का, वहाँ पे भी उन्होंने 3 विकेट निकाले हुए थे, और ओवरऑल एडिलेड में उनके रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं, स्पेशली पहले 1-2 दिन में। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था।
एक आध प्लेयर रहा करते हैं यहाँ पे, जैसे कि टॉम कूपर, कैलम फर्ग्यूसन वगैरह, स्पेशली टॉम कूपर का इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड हुआ करता था, ठीक है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन लेमन आपको दिख रहे हैं विद रॉड के साथ। बाकी ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला, इनमें से माइकल नेसर अवेलेबल नहीं है इस मैच में। उनका फैमिली रीज़न है, आप देख सकते हैं क्या रीज़न है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सेफ्सन, लैबुशेन, इन्होंने कोई विकेट निकाला, सेफ्सन भी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ लैबुशेन बचे हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। लेकिन विदरॉड और लेमन आपको दिख रहे हैं। दूसरे इनिंग्स में लेकिन क्वींसलैंड ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, जहाँ पे हिजलेट जो कि अवेलेबल नहीं है, नेसर ने बैटिंग से भी परफॉर्म करा था, तो इस इनिंग्स के कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो लास्ट मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे लगभग 3 साल पहले, वहाँ से हमें बर्न्स, विल्डरमुथ, पियर्सन, पोप, विदरॉल्ड, लेमन और लैबुशेन का एक विकेट था। तो ये मेजर परफॉर्मर्स दिख रहे हैं। अच्छा, अभी ऊपर आपने देखा कि वो एक मैच छोड़कर, 4 में से एक मैच छोड़कर तीनों ही मैच क्वींसलैंड जीती है। अभी इसके बाद से क्वींसलैंड ने मतलब रेल चलना शुरू कर दिया है। तो ब्रिस्बेन में मैच हुआ, क्वींसलैंड की बैटिंग देखिए बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उससे भी कम रन पर उन्होंने निपटा दिया। लैबुशेन ने कुछ रन यहाँ पे बनाए थे, बाकी नेसर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इस फिक्चर में, लेकिन अवेलेबल वो नहीं है। इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। क्वींसलैंड की बैटिंग वापस से खराब रही, जहाँ पे हिजलेट वो भी अवेलेबल नहीं है, मेनी अवेलेबल नहीं है, कोई भी यहाँ पर उस तरह से नहीं है, सिर्फ लैबुशेन बचे हैं। और दूसरे इनिंग्स पर साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेमन, जिनके दूसरे लगातार मैच में नाम आ रहे हैं, और बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही लो स्कोरिंग एनकाउंटर रहा ये ब्रिस्बेन वाला मैच, लेकिन क्वींसलैंड ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। दोनों ही टीमों की बॉलिंग अच्छी रही, क्वींसलैंड का ज़्यादा अच्छा रहा। अगला मैच फिर से ब्रिस्बेन में हुआ, फिर से लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ, साउथ ऑस्ट्रेलिया को 221 पर निपटा दिया। फिर से नेसर, स्टिकटी दिख रहे हैं आपको, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। क्वींसलैंड की बैटिंग भी अच्छी नहीं रही। बर्न्स, लैबुशेन का काफ़ी नाम आ रहा है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना है अभी तक इस फिक्चर में, मतलब एक आध इनिंग्स को छोड़ के, जैसे भी ब्रिस्बेन के मैचेस में तो कतई नहीं। और इसीलिए ज़्यादा इंडिविजुअल स्कोर नहीं है, लेकिन 30, 35, 40 के भीतर ही सही, लेकिन कुछ तो रन वो बना रहे हैं जो बाकी बैट्समैन नहीं बना पा रहे हैं। निक विंटर, वेस्ट अगर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इस फिक्चर में होल्ड कर रहे थे, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर दूसरे इनिंग्स में भी जो बॉलर्स अवेलेबल नहीं है, क्वींसलैंड ने चेस कर लिया, लैबुशेन ने लीड करा। विंटर की बॉलिंग फिर से लो स्कोरिंग ही एनकाउंटर रहा यहाँ पे। दोनों लगातार मैच ब्रिस्बेन में, ज़रूरी नहीं कि ब्रिस्बेन का जो मेन ग्राउंड होता है गाब्बा वहाँ पे हो, दूसरे किसी ग्राउंड पे हो सकता है, लेकिन लो स्कोरिंग रहा, ठीक है। एकमात्र मैच जो एडिलेड का हमें अभी तक मिला था, थोड़ा बहुत रन वहाँ पे बना था, मतलब काफ़ी रन बने थे आप कह सकते हैं। क्वींसलैंड की बैटिंग इस फिक्चर में थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। बॉलिंग लेकिन अच्छी रही है, और यही चीज़ अभी तक हमने नोटिस करा है जो 3 मैच हमने देखे हैं। और लास्ट जो मैच एडिलेड में हुआ है, इस ग्राउंड पे नहीं, ये दूसरा किसी ग्राउंड था, तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो क्वींसलैंड की बैटिंग यहाँ पर अच्छी रही थी, ठीक है। रेनशॉ, ख्वाजा, पियर्सन तीनों ने यहाँ पर रन बनाया था। स्ट्रीट की कुछ परफॉर्मेंसेस थे, बॉलरों में से खास कुछ नहीं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वापस से खराब रही। नोटिस करने वाली बात यह है, पहला जो मैच और एकमात्र जो मैच हुआ था एडिलेड ओवल में, उस मैच के बाद से साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग एक भी इनिंग्स भी अच्छी नहीं रही, क्वींसलैंड की भी नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे क्वींसलैंड ने ज़्यादा रन नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने मैच तो बचा लिया। लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इतनी ही खराब हो रही है कि वो मैच भी नहीं बचा पा रहे हैं। बॉलिंग तो कभी उनकी स्ट्रेंथ थी भी नहीं, ठीक है। इवन लास्ट भी जो मैच, चाहे वो कोई सा ही मैच हो जाए, आपने देखा ही होगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया जो मैच जीतती है वो अपने बैटिंग के बलबूते पर जीतती है, बॉलिंग उनका कभी स्ट्रेंथ रहा नहीं है। यहाँ पर क्वींसलैंड ने ज़्यादा स्कोर बनाया था, साउथ ऑस्ट्रेलिया 154 उन्होंने बनाया था, बहुत ही कम स्कोर था। लेकिन हेड के कुछ परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। एक और बार आपको इस फिक्चर में हेड का नाम नहीं दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है। मार्च कप में भी ये चीज़ हमने नोटिस करा था कि हेड नहीं आ रहे थे ज़्यादा, हालांकि क्या ही इनिंग्स उन्होंने खेला, सारे रिकॉर्ड्स को हवा में उड़ा दिया, तो ये एबिलिटी ये रखते हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स ये हैं कि इस फिक्चर में भी एक ही बार ये हेड का नाम आया है, ऊपर आप नोटिस कर सकते हैं, एक भी बार उनका नाम नहीं आया है, और ना ही एलेक्स कैरी का नाम आया है। 37 उन्होंने बनाया है। सेप्सन ने लीड करा था नेसर के साथ, नेसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इस फिक्चर में बॉलिंग के साथ, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। क्वींसलैंड ने यहाँ पर डिक्लेयर दे दिया था, दोनों ही इनिंग्स में ख्वाजा का नाम आया है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि अच्छा बैटिंग करा था चौथे इनिंग्स में आते आते, लेकिन बहुत रन का टारगेट था तो वो चीज़ नहीं हो पाया था। सेप्सन, स्टिकटी, ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिन्होंने विकेट निकाला था। स्टिकटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे थे, वो भी अवेलेबल नहीं है। नेसर भी अवेलेबल नहीं है, सेप्सन भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके रिकॉर्ड्स हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और बाकी जो कहानी हम नोटिस कर पा रहे हैं, जो 4 कंप्लीटेड मैचेस हैं, उनमें से ये रहा कि एक ही मैच रहा है और एक ही मैच का एक ही इनिंग्स रहा है जहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया ने डिसेंट सी बैटिंग करी है, 500 के ऊपर रन बनाया है, लेकिन अपने बॉलिंग के चलते वो मैच का रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। ब्रिस्बेन के जो मैचेस हमने देखे हैं, रेल जगा दिया है क्वींसलैंड ने, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं होने दिया है, स्पेशली अपनी बॉलिंग के सामने बैटिंग उनकी भी अच्छी नहीं रही।
लास्ट जो मैच हुआ था पिछले सीजन का मैच, जो कि एडिलेड में ही हुआ था, इस ग्राउंड पे नहीं, दूसरे किसी ग्राउंड पे होगा, तो वहाँ पे क्वींसलैंड ने अच्छी बैटिंग करी है दोनों ही इनिंग्स पे। तो जो चीज़ नोटिस करने वाली है कि एडिलेड में जो 4 इनिंग्स क्वींसलैंड ने बैटिंग करी है, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया का घर है लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा इनिंग्स क्वींसलैंड ने बैटिंग करा है। एक में उन्होंने बनाया था 231, जो पहला इनिंग्स था, मतलब 3 साल पहले का पहला मैच का पहला इनिंग्स। उसके बाद से उनकी बैटिंग आप देखिए, वो ऑल आउट नहीं हो रहे हैं और रन भी डिसेंट बना रहे हैं, जैसे कि 357 फॉर 6 रन बनाने वाले हिजलेट और नेसर। और उसके बाद अगर हम डायरेक्ट एडिलेड में आ जाए तो फिर से आप देखेंगे 496 फॉर 5 रन बनाने वाले ख्वाजा रेंसो पियर्सन और 105 फॉर 3 रन बनाने वाले ख्वाजा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम एडिलेड के ही ग्राउंड पे साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की कंपैरिजन करें तो जो इस ग्राउंड पे हुआ था वहाँ पे विदरॉट और लेमन आए थे, लेकिन उसके बाद से अगर हम एडिलेड के बाकी इनिंग्स की बात करें तो एक में बोसिस्टो, एक में हेड, एक में नियल्सन, एक में हंट, ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं और हर इनिंग्स में साउथ ऑस्ट्रेलिया चाहे वो 500 रन भी जब भी उन्होंने बनाया हो, हर इनिंग्स में ऑल आउट ज़रूर हुए हैं, जो कि हमें क्वींसलैंड की तरफ से एक इनिंग्स को छोड़ के 3 बार नहीं देखने को मिला है, ठीक है। ब्रिस्बेन के मैचेस की बात आप भूल जाइए, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ऑफकोर्स हेड टू हेड रिकॉर्ड में वो काम पे भी आते हैं, लेकिन अब हम एडिलेड के मैचेस की अगर हम बात करें तो एडिलेड में भी यहाँ पर क्वींसलैंड डोमिनेट कर रही है। वो एक इनिंग्स उनका खराब गया था पहले मैच का, उसके बाद से, ठीक है। तो ये रही पूरी कहानी जो हेड टू हेड में बताने लायक था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं। कहानी क्या रहा है, किस तरह के स्कोर्स बन रहे हैं, कौन सी टीम कहाँ पे डोमिनेट कर रही है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अभी अगर मैं हेड टू हेड की बातें करूं तो ज़्यादा कोई नहीं है बताने लायक करंट स्क्वाड में जो अवेलेबल है उनमें से, और बैटिंग से कंसिस्टेंटली कोई नहीं रहे हैं। लेकिन लास्ट मैच में ख्वाजा ने दोनों इनिंग्स रन बनाया था, जो आपने नोटिस करा होगा। उस तरह से कंसिस्टेंटली इसके अलावा ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बीच में ब्रिस्बेन के 2 मैचेस रहे थे, वहाँ पर तो हालत ख़राब ही हो गया था बल्लेबाजों का, और काफ़ी इनिंग्स में हमने लो स्कोर यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। अभी हम डायरेक्टली आ जाएंगे और ग्राउंड के बारे में यहाँ पर हम कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। हेड टू हेड में जो था जितना था मैंने आपको दिखा दिया है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते। बड़े स्कोरर्स में से मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊँ, लेमन का एक इनिंग्स आया है, विदरॉल का मेरे ख्याल से एक आध इनिंग्स आया है, क्वींसलैंड की तरफ से ख्वाजा रेनशॉ की इनिंग्स हमें देखने को मिला है, पियर्सन का भी एक इनिंग्स में 100 आया है, और लैबुशेन कुछ मैचों में 30-40 करके रन बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है, ठीक है। अभी इस ग्राउंड के बारे में थोड़ा हम बातें कर लेते हैं और देखते हैं कि इस ग्राउंड में मैचेस कैसे कैसे होते हैं और क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं देन कैरन रेल्टन ओवल, ठीक है। तो देखो, पहला मैच है जो हुआ था न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में। न्यू साउथ वेल्स अभी तक हमने इनका मैच कवर नहीं करा है, लेकिन शील्ड सर्किट में न्यू साउथ वेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स का नंबर आता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो शील्ड में उनका कोई मतलब कंपैरिजन आप नहीं कर सकते लिमिटेड ओवर क्रिकेट से। तो न्यू साउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती है। देखो क्या हो रहा है, 289 ठीक ठाक सा स्कोर है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डे 1 में आप इससे ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं। करंट स्क्वाड मेंबर्स से वेस्ट अगर मतलब करंट सिस्टम में ये है, करंट स्क्वाड में नहीं है ये भी। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी नहीं रही, लेकिन ट्रेविस हेड ने यहाँ पर रन बनाया। पेसर्स का अपर हैंड 253, ज़्यादा रन फिर से नहीं बने। कोई यहाँ पर बॉलर अवेलेबल नहीं है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, लेकिन पेसर्स ही आपको दिख रहे हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया 201 पर निपट गई चौथे इनिंग्स में आते आते। देखिए मैच का रिजल्ट निकल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि पिच में कोई क्रैक्स आ रहे हों या स्पिनर्स कुछ कर रहे हों। पेसर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं पूरे मैच में, लेकिन रन्स भी कम ही बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 253 बना था, आपको शायद लगा होगा कि नहीं रन कम है, लेकिन तीसरे इनिंग्स में या चौथे इनिंग्स में या चौथे दिन में ये रन भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जो हम पहले मैच से नोटिस कर पा रहे हैं। दूसरे मैच में देखते हैं, और ये मैच मेरे ख्याल से टाई हुआ था। यही एक लौता टाई मैच है आखिरी 2 सीजनों की अगर हम बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बना था बड़ा स्कोर। हेनरी हंट दिख रहे हैं। विदरॉल ने यहाँ पर बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था। विदरॉल हर फॉर्मेट में ही ये इनका होम ग्राउंड होता है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट आप देख ले, चाहे वो आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट देख ले, रेड बॉल क्रिकेट देख ले, BBL देख लें, हर तरह से इनका होम ग्राउंड होता है। नियल्सन के कारण से पेसर्स का अपर हैंड। तास्मानिया ने भी यहाँ पर डिसेंट बैटिंग करा, कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। दूसरे इनिंग्स में भी हंट ने यहाँ पर रन बनाया था, तो हेनरी हंट के भी कुछ नाम हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तास्मानिया ने यहाँ पर मैच का रिजल्ट आ भी सकता था और कुछ किसी भी तरफ जा सकता था, बस 29 रन वो दूर थे और 2 विकेट दूर थी साउथ ऑस्ट्रेलिया अपने जीत से। लेकिन जो भी हो, मैच का रिजल्ट नहीं आ पाया था। जहाँ पर वैसे अगर विंटर वगैरह हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैच का रिजल्ट आने से बहुत दूर नहीं थी मैच। एक तरफ 2 विकेट चाहिए था और एक तरफ बस 29 रन। अच्छा, तीसरा मैच देखते हैं, ठीक है। बीच में ये मैच थोड़ा बहुत हाई स्कोरिंग रहा, फिर भी मैच का रिजल्ट आ सकता था, लेकिन चलिए ड्रॉ हुआ। तीसरा मैच देखते हैं। इस बार साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करा, रन उन्होंने बनाए।
विदरॉल्ट आपको दिख रहे हैं, फिर से हेड दिख रहे हैं, नियल्सन का भी यहाँ पर बीच में नाम आ रहा है, डैन वोडाल जिनके इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, आप देखेंगे आगे। तो इन्होंने रन बनाया था 389, डिसेंट स्कोर है आप कहेंगे। पेसर्स का अपर हैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट मैच था, 222 पर उन्होंने निपटा दिया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको सिर्फ वोडाल दिख जाते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर सिर्फ 196 बनाया, अभी आप देखिए सिर्फ 196 का टोटल है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिक्लेयर दे दिया क्योंकि सामने वाली टीम को लगभग 200-300 के आसपास टारगेट मिल चुका था, जो कि आपने पहले मैच में ही देखा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है डे 4 में आके ये टारगेट चेस कर पाना। विदरॉल्ट लगातार दूसरे इनिंग्स पे, हेड लगातार दूसरे इनिंग्स पे, हेड और हंट का यहाँ पर बीच में कुछ नाम आ रहे हैं, और बोसिस्ट पेसर्स का अपर हैंड। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाई, जहाँ पर वोडाल आपको दिख रहे हैं 5 विकेट लेते हुए। इसके अलावा विंटर वैसे अगर बोसिस्टो के परफॉर्मेंस से, और साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही इजीली यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। चौथा मैच विक्टोरिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया ने बनाया 292। आप नोटिस कर सकते हैं हर मैच पे ही यहाँ पर टीमें ऑल आउट हो रही। बीच में एक मैच जो हुआ था तास्मानिया के अगेंस्ट में, अगर हम उसको छोड़ दें तो तीसरा लगातार मैच आ रहा है जहाँ पर टीम ऑल आउट हो रही है। भले ही 389 भी एक बार टोटल बच चुका था, लेकिन ऑल आउट ज़रूर हो रही है टीम। वोडाल आपको दिख रहे हैं, वैसे अगर मेनी अवेलेबल नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 214 रन बनाया, विदरॉल्ट फिर से यहाँ पर नाम आ रहा है उनका, पेसर्स के साथ स्पिनर्स की कुछ विकेट। विक्टोरिया ने हालांकि यहाँ पर तीसरे इनिंग्स में काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, जहाँ पर वोडाल के साथ वैसा का यहाँ पर परफॉर्मेंस था, और ऑफकोर्स इतना रन तो चेज होने का था नहीं, लेकिन हेड और नियल्सन यहाँ पर फिर से आ रहे हैं। हेड और विदरॉल्ट तो कंसिस्टेंटली है ही, तीसरे बैट्समैन के रूप में कभी कभार नियल्सन और हेनरी हंट, ये दोनों में से हमें नाम देखने को मिल रहे हैं। ट्रेविस हेड किसी भी मैच में आपने उनको फेल होते हुए नहीं देखा होगा, हो सकता है हर इनिंग्स में नहीं, लेकिन हर मैच में एक इनिंग्स तो उनका आ ही रहा है जहां पर वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मतलब दोनों इनिंग्स मिलाकर 70-80 के आसपास वो स्कोर कहीं ना कहीं बना रहे हैं, जो हमें दिख रहा है। और फिर से आप यहाँ पर मैच का रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं, और पेसर्स ही यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। बीच में एक आध विकेट स्पिनर को मिल सकता है, लेकिन डोमिनेटिंग सीन जो है वो पेसर्स का ही है डे 4 तक भी। और लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन का, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। जो मेजर परफॉर्मर्स हमें देखने को मिले थे, फिर से देखिए विदरॉल्ट, हेड, केरी इस बार खेले थे तो उनका रन आ गया, नियल्सन का नाम आया है जिनका नाम हमने ऊपर नोटिस करा, लेमन आउट ऑफ नोवेयर एक नाम हमारे पास आ रहा है। अगर आपने नोटिस करा होगा, लेमन जो लास्ट हेड टू हेड मैच खेले थे इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, वहाँ पे भी रन बनाया था, ठीक है। और निहायत ही इतने बुरे परफॉर्मर वो है नहीं, जैसे मैंने मार्च कप में भी बताया हुआ था, हालांकि उनको खिलाया नहीं गया था। अगर खिलाया जाता है तो एक वाइल्ड कार्ड बैट्समैन के रूप में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बड़ी लीग में। हालांकि हमारे पास इनसे बेटर ऑप्शन फिलहाल के लिए स्मॉल लीग के अवेलेबल है, बड़ी लीग में आप सोच सकते हैं, ठीक है। पेसर्स के साथ स्पिनर्स ने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा विकेट निकाला हुआ था, हालांकि कोई मतलब हेल्प वगैरह का सीन नहीं था, लेकिन विकेट मिल गए थे। न्यू साउथ वेल्स ने भी यहाँ पर डिसेंट स्कोर बनाया था, 366 फॉर 7। और ये कुछ बॉलर्स हैं, यहाँ पर वोडाल का नाम आपको दिख रहा है। दूसरे इनिंग्स पे भी यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक से बैटिंग करा था, जहाँ पर विदरॉल्ट, हेड और लेमन लगातार 2 बार इनका नाम आ रहा है। न्यू साउथ वेल्स ने यहाँ पर चेस कर लिया था, शायद एक्सपेक्ट नहीं करा था साउथ ऑस्ट्रेलिया ने कि चेस हो जाएगा, लेकिन उनकी बॉलिंग के सामने कुछ भी पॉसिबल है जो हम कह सकते हैं। तो न्यू साउथ वेल्स ने वो चेस कर भी लिया था, और 295 का टारगेट यहाँ पर चेस हो गया था। ये भी थोड़ा बहुत हाई स्कोरिंग ही रहा, नहीं तो ओवरऑल हमें जो नोटिस करने को मिल रहा है कि मैचेस के रिजल्ट यहाँ पे आ जाते हैं, रन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम 4 डे मैचेस में उम्मीद रख भी सकते हैं, क्योंकि बैट्समैनों को ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलते हैं। और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि लगभग हर मैच पे ही 2 इनिंग्स बैटिंग करने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो बैट्समैन हम यहाँ पे ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक बॉलर्स हैं, स्पेशली हमें साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो एक आध नाम मिला भी है, और क्वींसलैंड की तरफ से मैं आपको कुछ बता रहा हूँगा। तो अब उन 3-4 बॉलर्स को, पेसर्स ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं, तो उनको ही हमें लेके चलना है। लेकिन टीम थोड़ा बहुत बैटिंग हैवी बनाना चाहिए, क्योंकि पहले 1-2 इवन तीसरे दिन में भी हमने रन बनते हुए देखा है। स्पेशली मैं कहूँगा क्वींसलैंड की तरफ से, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स साउथ ऑस्ट्रेलिया मार्च कप का मैच जीती है, लेकिन अगर हम मैग्नीफाई करेंगे इसको तो हमें दिखेगा कि उनकी बैटिंग, या फिर एक ही बंदे की बैटिंग कुछ अलग लेवल की हो गई थी, नहीं तो बॉलिंग तो अभी भी अंडर द रैडर आना बाकी है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताना लायक था। इंडिविजुअलिटी अगर हम बात करें तो 2 प्लेयर्स हमने बहुत ही क्लियरली, 3 प्लेयर्स मैं कहूँगा आपने बहुत ही क्लियरली देखा होगा। एक है ट्रेविस हेड, हर मैच पे कम से कम एक इनिंग्स में तो उनका 50+ स्कोर है ही, 2 इनिंग्स में भी आ सकता है। विदरॉल्ट हर तरफ से ये उनका हर होम ग्राउंड होता है एडिलेड ओवल। डैन वोडाल बॉलिंग से काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, बाकी भी काफ़ी बॉलर्स थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है,
ठीक है। इसके अलावा एक मतलब कॉम्बिनेशन सा बन रहा है हैरी निल्सन हेनरी हंट के बीच में, इन दोनों में से कोई एक, और लेमन बीच बीच में एक आध मैच में काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस उनका आ रहा है, इंक्लूडिंग जो लास्ट हेड टू हेड मैच था जो इस ग्राउंड पे हुआ था इन टीम के अगेंस्ट में, ऑफकोर्स हेड टू हेड मैच है, तो वहाँ पे भी लेमन का परफॉर्मेंस आया था। तो लेमन एक कंसिडर करने वाले ऑप्शन बने रहते हैं, ठीक है। छोटी लीग में मुझे लगता है रिस्की हो जाएगा, बड़ी लीग में अगर आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। इनमें से निल्सन जो होंगे वो कीपर सेक्शन में होंगे तो उनको ले पाना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो दो बैट्समैन मैंने बताए हेनरी हंट और लेमन, ये आपको बैटिंग सेक्शन में मिल जाएंगे। तो ग्राउंड में भी उस तरह से बताने लायक इंडिविजुअली कोई नहीं है, जो बताने लायक था मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो बैक करके पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी कि उस तरह से बैटिंग कोलैप्स यहाँ पे नहीं हो रहा है। मिनिमम 200 रन तो टीम बना ही रही है, चाहे वो जितना भी खराब क्यों ना हो स्कोर, चाहे वो कुछ भी हो जाए, 200 रन मिनिमम टीमें बना ही रही है, चाहे वो हारे या जीते जो भी हो। तो ये एक और रीज़न है जहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका टीम जो है बैटिंग हैवी ही होना चाहिए। कैरन रेल्टन ओवल की तरह नहीं कि मतलब कोई भी बैट्समैन आकर रन बना दे, लेकिन बैटिंग हैवी टीम ही हमें बनाना चाहिए। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑलरेडी जो प्लेयर्स आपकी टीम में आ चुके होंगे, विदरॉल, ट्रेविस हेड और यहाँ से डैन वोडर, ब्रेंडन डॉगेट को भी हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यही एक इंक्लूसन है, एक बूस्टर है साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे जो कुछ अलग ला सकते हैं, ठीक है। डैन वोडाल वगैरह उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा रहे हैं काफ़ी बड़े समय से। ऑफकोर्स हमें टीम में तो लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन ब्रेंडन डॉगेट के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। और अभी तो चलिए पिछले मैच में परफॉर्म भी करा था मार्च कप के, तो काफ़ी लोग इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो 4 प्लेयर्स हमारी टीम में आ गए हैं। इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, एलेक्स केरी को भी हमें लेकर चलना पड़ेगा, कीपर से में डिफॉल्ट पिक होंगे, तो 5 प्लेयर्स यहाँ से बन गए। अभी आपके पास हेनरी हंट का ऑप्शन है, आपके पास लेमन का भी ऑप्शन होगा, और नियल्सन मेरे ख्याल से स्क्वाड में तो हैं लेकिन इनको शायद खिलाया नहीं गया था, लास्ट मैच में देखना पड़ेगा, तो वो एक पंट पिक होंगे। अगर आप कुछ कंसीडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जे कार्डर वगैरह रहे थे जिन्होंने लास्ट मैच में 100 भी मारा हुआ था, टैलेंट काफ़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी भी आप इनको मैनेज कर पाएंगे। मैकेंड्रू एक ऑप्शन होंगे, लेकिन इनको भी मैनेज कर पाना मुश्किल हो सकता है। आप मैकेंड्रू वोडाल की जगह पर ले सकते हैं। मैकेंड्रू का बैटिंग हैंड कंपैरेटिवली बेटर है और लास्ट मैच में इन्होंने ज़्यादा विकेट निकाला हुआ था वोडाल के ऊपर भी, तो इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। वोडाल का करंट फॉर्म थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। मैकेंड्रू को काफ़ी सारी चीज़ें साबित करनी है, अभी भी अपने पुराने टीम से, होम टीम से निकाल दिए गए थे वो। शेफील्ड शील्ड के पहले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करा था, बैटिंग हैंड बेटर है, तो इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। बाकी विदरॉल, ट्रेविस हेड, एलेक्स केरी और ब्रेंडन डॉगेट ये हमारी टीम में होंगे। लॉयड पोप का ऑप्शन रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस ग्राउंड पे हमें उस तरह से स्पिनर्स नहीं दिखते हैं, तो इसलिए लॉयड पोप को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्वींसलैंड की तरफ से बात करें तो उस्मान ख्वाजा जो लास्ट हेड टू हेड मैच में इन्होंने अच्छा करके रखा हुआ था, लेकिन एक चीज़ जो बताना मैं चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि क्वींसलैंड की बैटिंग इस सेक्शन में अच्छी नहीं रही है। एक ही मैच था जो लास्ट मैच था जहाँ पर उस्मान ख्वाजा, रेनशॉ, पियर्सन इन तीनों ने 100 मारा था। इसके अलावा उस तरह से कंसिस्टेंटली हमें इनकी बैटिंग अच्छी देखने को नहीं मिली है। 2 ही इनिंग्स उन्होंने खेला है, एकदम पहले मैच का दूसरा इनिंग्स और लास्ट मैच का पहला इनिंग्स जो था, जहाँ पर उन्होंने रन काफ़ी बड़ा बनाया था। तो पहले मैच के जो दूसरे इनिंग्स रन बनाया था उसको लीड करा था हिजरेट वगैरह जो कि अवेलेबल नहीं है, और लास्ट मैच के पहले इनिंग्स पर इन तीनों ने 100 मारा था। इसके अलावा क्वींसलैंड मैचेस ज़रूर जीती है, लेकिन बैटिंग उनकी भी अच्छी नहीं रही है, ठीक है। ग्राउंड से चलिए फिर भी हमें साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मिल गए, लेकिन क्वींसलैंड के बैट्समैनों के बारे में हमें तो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत है, तो हम इन तीनों को लेकर चल सकते हैं। लैबुशेन के रूप में चौथा बैट्समैन भी हम लेकर चल सकते हैं। बाकी अगर मैं बॉलरों की बात करूं तो स्टिकेटी का ऑप्शन आता है, जिन्होंने यहाँ पर कुछ काम करके रखा हुआ है। अच्छा, स्टिकेटी अवेलेबल है, मुझे लगा था अवेलेबल नहीं होंगे। इसके अलावा बॉलिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ खास दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। ब्लेक एडवर्ड्स और यहाँ पे विल्डरमुथ में से आप किसी एक को लेना चाहेंगे। विल्डरमुथ ही ज़्यादा लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में आएंगे, ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। ब्लेक एडवर्ड्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आने वाली है क्योंकि माइकल नेसर अवेलेबल नहीं है। थोड़ा बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे थे ब्लेक एडवर्ड्स, कॉनर सुली यंग है, लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत आ सकती है। बाकी अगर आपको बैटिंग हैवी टीम ही बनानी है और एक्स्ट्रा बैट्समैन लेना है तो यहाँ पर ब्राइस स्ट्रीट का ऑप्शन आएगा, जो थोड़ी सी बॉलिंग भी करा सकते हैं, काफ़ी लोग इनको पिक कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स हम ज़रूर से लेना चाहेंगे वो होंगे ख्वाजा, लैबुशेन, रेनशॉ, पियर्सन और मोस्ट प्रोबेबली विल्डरमुथ को भी हम ले ही लेंगे। तो 5 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। छठा प्लेयर आप ब्राइस स्ट्रीट के साथ जा सकते हैं या फिर स्टिकेटी एक्स्ट्रा बॉलर अगर आपको देखना है तो। जो बर्ड्स का भी ऑप्शन है, लेकिन उतना खास उन्होंने कुछ फॉर्म अभी तक दिखाया नहीं है। हालांकि सामने साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है तो वो भी एक ऑप्शन है, तो देख सकते हैं यहाँ अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन देना चाहते हैं तो जो बर्ड्स के साथ भी जा सकते हैं।
कैप्टन मैसूर चॉइस की बात करें तो लैबुशेन, ख्वाजा, आसपास इनके ही लोग जाने वाले हैं। उसके बाद रेंसो और ब्राइस स्ट्रीट जिन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा करा था। जो बर्न्स फॉर्म को लेकर थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी है, उतना खास कुछ नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी दिनों से। हालांकि ये काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, आप इनके बारे में ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं बता सकते। ये कब चलेंगे कब नहीं बता पाना मुश्किल है। उसके बाद स्टिकटी, विल्डरमुथ में से कोई एक। विल्डरमुथ के तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेड परसेंटेज कैप्टन होंगे, मुझे लगता है लैबुशेन के ऊपर लोग इनको ही कैप्टन बनाएंगे। और यहाँ पर तो रीज़न भी काफ़ी अच्छा है, मोमेंटम इनके साथ है। उसके बाद केरी, विदरॉल्ड और वोडाल, ये 4 ऑप्शंस होंगे जिनके इर्द गिर्द लोग जा सकते हैं। या फिर मैकेनड्रू का भी ऑप्शन बन सकता है। मुझे लगता है वोडाल को लोग कैप्टन वैसे नहीं बनाए, लेकिन मैकेनड्रू को लोग बना सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से अच्छा करा था उन्होंने। और उसके बाद हेनरी हंट और सैम करबर के बारे में मैंने लास्ट में से बताया हुआ था, लेकिन अभी कोई ही पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है कि आप अपने स्मॉल लीग टीम इनको ले पाएँ। और जेक कार्टर जिन्होंने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करा था, अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मैं आपको सही में बताऊं ना, भले ही यहाँ पे भी रिकॉर्ड्स काफ़ी पीछे चल रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रहा है इस मैच में, अगर क्वींसलैंड यहाँ पे ज़्यादा रन नहीं बना पाती है बैटिंग से, तो यहाँ पे उनके लिए चांस कम हो जाएगा मैच जीतने का। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इनके जो बैट्समैन हैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आउट हुए हैं ये, मैं शेफील्ड शील्ड के मैच की बात करूं या मार्च कप के मैच की बात करूं, वो थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मेन प्लेयर्स इनकी टीम से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, स्वेप्सन की कमी तो बहुत हद तक खली थी लास्ट जो मैच खेला था शेफील्ड शील्ड का, वहाँ पे माइकल नेसर भी अवेलेबल नहीं है जो हर तरफ से टीम को बैलेंस करते हैं। तो इनकी कमी अभी कौन आके पूरा करेगा ये देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ से साउथ ऑस्ट्रेलिया का एक तो ये घर है, इनके तरफ से इनके पास ये मोमेंटम है मार्च कप में जीतने का, तो वो मोमेंटम भी इनके साथ रह सकता है। ब्रेंडन डॉगेट का इंक्लूशन हुआ है जो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। बाकी तो बैटिंग से आपने देख ही लिया है कि कुछ प्लेयर्स यहाँ पर अच्छा भी करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वींसलैंड चैंपियन टीम है तो बाय एनी मींस हम इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। विल्डरमुथ के जगह पर अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हैं, जैसे कि जो बर्न्स एक तरफ से या ब्राइस स्ट्रीट क्वींसलैंड से, और यहाँ पे तो आपने देख ही लिया लेमन और जो नीलसन वगैरह का जो फैक्टर मैंने आपको बताया है, आप उनमें से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो मुझे लगता है काफ़ी सेफ भी है। लगभग 50% प्लेयर भी आ गए हैं जो हमें लेना था, वो भी हमने कर लिया है। यहाँ पर अगर हम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बातें करें तो मुझे लगता है ट्रेविस हेड का ही सिलेक्शन सही होगा। मोमेंटम इनके साथ है और इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी डिसेंट है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जनता क्या करेगी, लैबुशेन के साथ जाएगी। लेकिन आपने नोटिस करा होगा लैबुशेन का नाम इस पिक्चर में कई बार आया है, लेकिन बड़ा इनिंग्स उस तरह से वो नहीं बना पाए हैं। 30, 35, 40 के भीतर भी मामला रहा है। लेकिन विदरॉल्ड इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं और लास्ट जो मैच हुआ था इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे इस टीम के अगेंस्ट में विदरॉल्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। ठीक है, तो ये 2-3 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन मैं कहूँगा लॉजिकल हैं और लैबुशेन परसेंटेज प्लेयर होंगे। अगर आप थोड़ा चांस ले सकते हो, ये वर्ड सुन लेना, चांस मैं कह रहा हूँ, तो विल्डरमुथ के जगह पर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हो जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, लेमन, मुझे बार बार इनका नाम दिमाग में आ रहा है, ये बैकफायर भी कर सकता है और अगर ये बैकफायर कर जाता है बहुत ही ज़्यादा हर्ट होने वाला है। लेकिन ये इनका काफ़ी सारा पॉइंट है जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके लिए काम पे आ सकता है। ठीक है, और क्योंकि क्वींसलैंड की बॉलिंग थोड़ी सी हल्की हो रही है स्वेप्सन और नेसर के जाने के बाद से, तो इसीलिए ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे काम पे आ सकता है। और 2 बार तो चलिए बैटिंग मिल भी जानी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी हद तक आपके लिए काम पे आ सकता है। ठीक है, तो हेड कैप्टन आप बना रहे हो, वाइस कैप्टनसी के लिए लैबुशेन परसेंटेज प्लेयर होंगे, लॉजिकल रिकॉर्ड्स बेसिस पे विदरॉल्ड हो सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन देखना चाहते हो तो रेनशॉ एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। ख्वाजा जो ने भी रन बनाया हुआ है लास्ट मैच में, लेकिन रेनशॉ बेटर मुझे नजर आए थे जो लास्ट मार्च कप का मैच भी उन्होंने खेला या फिर शेफील्ड का मैच खेला, और बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा सकते थे इसीलिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस होंगे बॉलर सेक्शन में, मुझे लगता है मैकेनड्रू, इनके साथ लोग काफ़ी लोग जा सकते हैं। आप स्टिकटी के जगह पर भी मैकेनड्रू ले सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं रहेगा, तो इसलिए स्टिकटी को मैंने रखा है। डैन वोडाल की जगह पर आप बिल्कुल ले सकते हैं मैकेनड्रू को। डैन वोडाल बिल्कुल भी अच्छे टच पे नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही बॉलिंग से ही, फिर आप बैटिंग की तो उम्मीद नहीं रखेंगे इनसे। कुनेमन का ऑप्शन है लेकिन पिच पे स्पिनर्स नहीं है ज़्यादा, तो मैं देखना नहीं चाहूँगा। लॉयड पोप के साथ लोग जा सकते हैं, वही बात है, स्पिनर्स नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सैम करबर का भी ऑप्शन है, बड़ी लीग में एक स्पॉट इनको लिए बचा के रखना। और बैटिंग सेक्शन में हेनरी हंट, नीलसन, लेमन एक कॉम्बिनेशन सा बन रहा है जिनके ऊपर मैंने लेमन को लिया है। और यहाँ पे जो बर्न्स का भी ऑप्शन बनता है अगर आप बैटिंग हैवी टीम बनाना चाहते हो क्वींसलैंड के सपोर्ट में, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम आपको वो मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।